नास्तिक दर्शन। हम्म। आस्तिक दर्शन में ही था एक सांख्य दर्शन, हम्म। जिसके जो प्रवर्तक हैं वह हैं कपिल मुनि हैं। ठीक है। उस जी सर। और यह 3 प्रमाणों को मानता है। हम्म। अ, सर, और सत्कार्यवाद वगैरह, इसका जो प्रमुख सिद्धांत है वह सत्कार्यवाद है। ठीक है। उसके बाद में जो हम सांख्य कारिका पढ़ रहे थे, ये हम्म। आचार्य ईश्वर कृष्ण जी है। हम्म। सबसे पहले सर जो कपिल मुनि हैं, हम्म। उन्होंने अपने शिष्य आसुरी को दिया ये चीज, हम्म। ये विद्या। हम्म। उसके बाद में आसुरी ने पंचसिक को दिया। हम्म। पंचसिक ने जैगी श्रव्य है कुछ, जैगी श्रव्य, उसके बाद में वार्षिकण्य, और हम्म। उसके बाद में ईश्वर कृष्ण को मिला। फिर ईश्वर कृष्ण है, उन्होंने सांख्य कारिका की रचना की। इसमें 70 कारिकाएं हैं और ये आर्य छंद में निबद्ध है। और जो एच टी कॉलब्रुक हैं, उन्होंने हम्म। मतलब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। वो- उसके बाद में था हमारा, सर ये हमारा जो बेसिक बेसिक नॉलेज है हो गई। हम्म। उसके बाद में आपने जैसे जो दुख त्रय, मतलब 3 प्रकार के दुख हैं, हम्म। आधिदैविक, हम्म। भौतिक और आध्यात्मिक। जो प्रथम कार्य है वही बताई थी आपने, उसमें 3 ठीक है। प्रकार के दुख हैं, उनको डिटेल से बताया था। ठीक है। उसके बाद में दूसरी कार्य में जैसे जो लौकिक उपाय हैं और जो वेदोक्त उपाय हैं और हम्म। शास्त्रोक्त उपाय हैं, उनमें से जो शास्त्रोक्त उपाय हैं वही ग्रहण करने के योग्य हैं। तो हम्म। मतलब सर दोनों कारिकाओं में बेसिक बेसिक सारी नॉलेज हो गई थी पूरा। ठीक है। और सर या थोड़ा सा, हाँ सर, बीच में टीकाएं हम्म। वगैरह के जो, जैसे हाँ, जैसे आचार्य गौड़पाद जी का तो गौड़पाद भाष्य हो गया। हम्म। माठर वृत्ति जो माठर जी है, माठर वृत्ति हो गई। हम्म। और जो जय मंगला है, आचार्य शंकर की जय मंगला वृत्ति है। हम्म। और नारायण जी की है, सांख्य चंद्रिका है। हम्म। और सर हाँ, वाचस्पति मिश्र की है सांख्य। सांख्य तत्व कौमुदी। आरती आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? एक मिनट, शायद मेरे तरफ से नेटवर्क इशू हो रहा है आज। नहीं नहीं, वो दूसरी सर ने एक और डायग्राम में बताई थी ना, 2 और थी विज्ञान भिक्षु के बाद में। सर एक तो सरस्वती मतलब कुछ की है, एक वो याद नहीं आ रही, और एक नारायण जी की है कुछ महादेव सरस्वती ना, शांक वृत्ति सार थी। हाँ हम्म। हाँ हाँ, शांत वृत्ति सार, और एक और है। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक सर है। इतना ही कर। हाँ, तो यानी कल हम लोगों ने सामान्य परिचय भी देखा, फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि सांख्य दर्शन या सांख्य कारिका पे कौन कौन से टीकाकार हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 कारिका जो है शुरुआत में, जो दुख त्रय के संदर्भ में, कि दुख त्रय को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या लौकिक उपाय सार्थक है या नहीं है। ठीक है। फिर हमने देखा कि क्या दुख त्रय को दूर करने में जो है लौकिक उपाय के समान वैदिक उपाय भी जो है 3 प्रकार के दुखों को दूर करने में सक्षम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जिनकी भी क्लास कल छुट्टी है, ठीक है, तो जो है थोड़ा सा वहां पे जाके वीडियोस को देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस को, आप कोशिश कीजिएगा क्लास ना छूटे। ठीक है। 7 बज गए हैं। चलिए, सभी को गुड गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग बढ़ने वाले किसके बाद की जो कारिकाएं हैं, ठीक है, उसमें जो 25 तत्व की अवधारणा की गई है ईश्वर कृष्ण के द्वारा, वो 25 तत्व आखिर है क्या, कौन कौन, उनका नाम क्या है, कैसे प्रकृति से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं, इसके विषय में कोई बताना चाहेंगे? कैसे, किससे क्या उत्पन्न होता है, उसका क्या क्रम है, ऐसा किसी को पता? जी पर ये अभी तो मतलब ये चैप्टर चल ही रहा था, इसको भी बता देंगे, लेकिन बाद में अगर कोई नया चैप्टर होगा तो उसमें थोड़ा सा कम पार्टिसिपेशन रहेगा। अच्छा, कोई बात नहीं भूमि। जैसे हाँ, बता भूमि। हम्म। हाँ, जैसे कि टोटल पहले इन्होंने 3 वर्गीकरण किया है, एक व्यक्त बताया और एक अव्यक्त यानी प्रधान प्रकृति, और दूसरा तीसरा बताया ज्ञा मतलब पुरुष। फिर ठीक है। इसके बाद इन्होंने ना इनको 4 कैटेगरी बनाई। एक में इन्होंने बताया कि प्रकृति जो मतलब अविकृति है, यानी कि किसी का कारण नहीं है, वो सॉरी किसी का कार्य नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि जो मतलब केवल विकृतियां हैं। अब फिर तीसरा कैटेगरी इन्होंने किया कि जो प्रकृति और विकृति दोनों, यानी कि कार्य और कारण दोनों है। और
हाँ जी, चौथा बताया कि जो ना प्रकृति है और ना ही विकृति, यानी कि पुरुष। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे चीजों को बस याद रखना है आपको कि किससे क्या उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो अगली जो कारिका है, तीसरी कारिका, तो उसमें यही कहा गया है, बताया गया है कि आपकी मूल प्रकृति क्या है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उनकी संख्या क्या है। ठीक है, तो आप ये जो है सीरीज में याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो पुरुष और प्रकृति है, दो ही तत्व है, ध्यान रखेंगे, दोनों नित्य तत्व है। ठीक है, पुरुष का जो प्रकाश है, अपना तेज स्वरूप है, वो प्रकृति पे पड़ता है, तो प्रकृति में मिलने जो है जड़ अवस्था में होता है। ठीक है, जैसे प्रकाश जो है प्रकृति पे पड़ता है तो प्रकृति एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो पुरुष और प्रकृति के संगम से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है, जिसमें प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तत्व, सबसे पहले जो तत्व है क्या उत्पन्न होता है, महत। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे कि महत के को क्या क्या कहा जा सकता है। परिवाची शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसमें। महत से उत्पन्न प्रकृति से उत्पन्न वाले महत, जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं, प्रत्यय भी कहते हैं, ये तीनों एक ही नाम है, और एक नाम आपको किसी अन्य ग्रंथ में उपलब्धि भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों एक ही नाम है, ध्यान रखेंगे। यानी पुरुष का प्रकाश प्रकृति पे पड़ता है, तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाला पहला प्रथम तत्व क्या है, महत, जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं, प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, महत भी कहते हैं या उपलब्धि, सब एक ही नाम है। ठीक है, अब यहाँ से जो महत, बुद्धि या प्रत्यय, उपलब्धि से उत्पन्न होने वाला अगला जो तत्व है अहंकार, ये क्रम याद रखेंगे तो आने वाली जो कारिका वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कुछ आपको लिस्ट नहीं होगा। अगला जो है महत से क्या उत्पन्न हो रहा है, अहंकार। ठीक है, अहंकार से जो है चार प्रकार के जो है गण यहाँ पे उत्पन्न होंगे, जिसपे पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, कुछ विशेष नहीं है, सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी है। ठीक है, मन है और पंच तन्मात्राएं हैं, ये क्रम आप याद रखेंगे। ठीक है भैया, आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? हेलो सर क्लियर आ नहीं, ठीक आ रही है मेरे पास, तो क्लियर आ रही है। हाँ विशाल जी, आप एक बार फिर से जो है ना ज्वाइन कीजिएगा, तो आवाज आपको अच्छी आएगी। ठीक है, तो हमने डिस्कशन किया कि पुरुष का जो प्रकाश है सबसे पहले प्रकृति पे पड़ता है, प्रकृति अनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। अब एक्टिव होने के बाद प्रकृति कुछ ना कुछ कार्य करेगी ही, उससे कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा ही होगा। जैसे जब आप लोग एक्टिव रहते हो, ठीक है, मोटिवेटेड रहते हो, कुछ ना कुछ काम करते ही हो, तो वैसे ही जैसे प्रकृति जो है एक्टिव फॉर्म में आती है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या उत्पन्न करती है, महत, जिसका दूसरा नाम बुद्धि या प्रत्यय है। ठीक है, बुद्धि के साथ बुद्धि किसको उत्पन्न करता है, अहंकार को। अहंकार से चार प्रकार के गण उत्पन्न होंगे। ठीक है, जिसमें पहला पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और पंच तन्मात्राएं। ठीक है, ये चार प्रकार के गण यहाँ पर उत्पन्न होंगे। और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय क्या है, मन, पंच तन्मात्राएं, ये आपको अलग अलग ग्रंथों में जो है एक समान ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पंच ज्ञानेन्द्रिय में इसमें स्रोत, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना। कोशिश करेंगे संस्कृत में याद रखने के लिए। ठीक है, संस्कृत शब्द याद रखें, हिंदी तो आप आंख नाक कान जानते ही हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ये शब्द विशेष ही इसमें होंगे। ठीक है, तो संस्कृत वर्ड भी याद रखेंगे। पंच कर्मेंद्रिया, जिसमें वाक है, पानी है, पाद है, पायु है, उपस्थ है, इन सब के बारे में डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस डायग्राम देख लीजिए। उसके बाद जो है मन उत्पन्न होता है, मन के बाद पंच तन्मात्रा, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच आती है। अब ये पंच तन्मात्राएं जो है, इन चारों गणों में से शुरुआत के जो तीन गण है, ये किसी को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, या किसी का कारण नहीं होता है। सबसे अंतिम वाला जो पंच तन्मात्राएं हैं, ठीक है, ये जो है पंच महाभूत या स्थूल महाभूत जिसको कहते हैं, इसको उत्पन्न करता है। इसमें ये क्रम याद रखेंगे आप, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये क्रम याद रखेंगे तो आपको वेदांत सार में कैसे कैसे जो है सूक्ष्म आकाश से स्थूल आकाश कैसे बना। ठीक है, तो ये क्रम इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में याद कर लीजिए या इस फॉर्म में, जैसे भी आपको लगता है याद कर लीजिए। कंठस्थ ये आपको तर्क संग्रह में भी हेल्पफुल होगा, तर्क भाषा में भी, वेदांत सार में भी और सांख्य कारिका में भी। ठीक है, तो ये क्रम जो आप देख रहे हो यहाँ पे पंच महाभूतों का याद रखेंगे। यानी सबसे पहले जो है पुरुष का प्रकाश प्रकृति पे, तो प्रकृति अनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव होने के बाद कोई इंसान में कुछ ना कुछ काम करता ही है, तो वैसे ही प्रकृति जो है बुद्धि को उत्पन्न करता है। बुद्धि के साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है, यानी बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से ये चार प्रकार के गण, जैसे पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय, मन और तन्मात्राएं। तन्मात्राएं क्या क्या, उनकी संख्या याद रखें कौन कौन सा है। और फिर तन्मात्राएं जो है पंच महाभूत को उत्पन्न करता है। सेम चीज आप वेदांत सार में जाएंगे तो वहां पे जो है ये चीजें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो वहां पर हम उस संदर्भ में पढ़ेंगे। अब इसी चीज को जो है
इन 25 तत्वों को जो तीसरी जो कारिका है इसमें जो 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, ये कारिका को ध्यान से देखिएगा, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और ध्यान से कारिका को देखिएगा। अभी मैं पूछूंगा प्रश्न सभी से। तो इसमें जो है जो 25 तत्व हमने देखा, ठीक है, तो इसमें जो है इसके 4 विभाजन क्या क्या है? प्रकृति, ठीक, दूसरा विभाजन है जो प्रकृति भी हो विकृति भी हो, तीसरा है जो सिर्फ विकृति हो, चौथा है जो न प्रकृति है न विकृति है। अब इसका क्या मतलब? प्रकृति प्रकृति विकृति, केवल विकृति, न प्रकृति न विकृति। चलिए कोई बताना चाहेंगे प्रकृति प्रकृति विकृति क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये? कौन बताता? प्रकृति एवं विकृति ये कहना चाहते हैं कि कारण भी है और कार्य भी है। बहुत बढ़िया। देखिए उत्पन्न भी करता है और उत्पन्न भी होता है। बहुत बढ़िया। प्रकृति का मतलब कारण, ध्यान रखिएगा। विकृति का मतलब कार्य, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो सिर्फ और सिर्फ किसी का कारण हो, ठीक है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व है। जितने भी 23 जो व्यक्त तत्व हैं उसको उत्पन्न करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व है। वो तत्व क्या है? मूल प्रकृति, यानी जैसे बुद्धि, अहंकार या अहंकार से उत्पन्न होने वाले जो अन्य जो गण है वो सभी को उत्पन्न कौन करता है? मूल प्रकृति, ठीक है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। इसी का अन्य नाम क्या क्या हो सकता है? प्रधान, ये भी प्रयाची शब्द है, ध्यान रखेंगे। जिसका अन्य नाम क्या? अव्यक्त, ठीक है। यानी प्रकृति क्या हो? जो मूल कारण है, ठीक है, उसको प्रकृति कहेंगे। और विकृति क्या होता है? मूल कारण से उत्पन्न होने वाले कार्य, जिसे हम दूसरे शब्दों में व्यक्त भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, परिवाची शब्दों पर विशेष फोकस रखिएगा। तो पहला जो है जो सभी तत्वों को उत्पन्न करता हो, जो मूल कारण है, वो क्या है? सिर्फ एक ही तत्व है, वो क्या है? मूल प्रकृति, जिसको कहते हैं, जिसका दूसरा नाम प्रधान है और अव्यक्त है। दूसरा विभाजन है कि जो प्रकृति भी हो और विकृति भी हो, अर्थात जो किसी का कारण भी है और किसी को उत्पन्न भी करता हो। इन 25 तत्वों में से ऐसा कौन कौन सा तत्व दिखाई दे रहा है आप लोग को जो किसी का कारण भी हो, ठीक है, यानी किसी न किसी कारण से उत्पन्न भी हुआ और किसी दूसरे को उत्पन्न भी करता हो। ऐसा कौन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको चार्ट में? एक मिनट, मैं बच्चों से पूछ लूं। हाँ, एक मिनट। पंचतन्मात्रा सर। पंचतन्मात्रा, बुद्धि, अहंकार, अहंकार और तीसरा क्या? हाँ, तो बुद्धि, अहंकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी क्वेश्चन क्या था कि प्रकृति विकृति, ठीक है, यानी जो कारण भी हो, किसी से उत्पन्न भी हुआ, किसी दूसरे को उत्पन्न भी कर रहा हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे महत, बुद्धि और या प्रत्यय क्या है? प्रकृति से उत्पन्न भी हो रहा है, यानी बुद्धि प्रकृति, ये महत प्रत्यय इत्यादि प्रकृति भी है। और बुद्धि से किसी दूसरे चीज का उत्पन्न भी हो रहा है, यानी अहंकार उत्पन्न हो रहा है। और तीसरा कंडीशन ये वाला आप देख सकते हैं, पंचतन्मात्राएं खुद भी उत्पन्न हो रहा है, किसी दूसरे को भी उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रकृति और विकृति, यानी जो प्रकृति भी हो और जो विकृति भी हो, जो कारण भी हो और किसी दूसरे कार्य को उत्पन्न भी करता हो, यानी किसी से उत्पन्न हुआ हो साथ ही साथ किसी दूसरे को उत्पन्न भी कर रहा हो। तो ऐसा कंडीशन वाले कौन कौन से तत्व हैं? तो ऐसे जो है आपके 7 तत्व हैं। क्या क्या है? बुद्धि, अहंकार, पंचतन्मात्राएं और उस पंचतन्मात्राएं से उत्पन्न वाले जो है पंच महाभूत। तो टोटल कितने हो गए आपके प्रकृति विकृति? 4। देखिए यहाँ पे 7 हुआ सर। अहंकार इसमें ऐड कर लो और तन्मात्राएं, पंच तन्मात्रा, इसमें मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है। विकृत है शब्द। हाँ, ठीक है, पंच तन्मात्राएं हो गए जो उत्पन्न भी हो रहा है, किसी दूसरे को उत्पन्न भी कर रहा है। अहंकार हो गया और बुद्धि हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 7। ध्यान, संख्या भी ध्यान रखिएगा। तीसरा विभाजन है कि जो सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न ही होता है, किसी दूसरे को उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है इस पूरे 25 तत्वों में से जो सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न होता हो, किसी दूसरे को उत्पन्न ना करता हो? संगीता बताओ। इन 16, ओके। वो तो खुद ही तो उत्पन्न हो रही है, वो दूसरे को कहाँ उत्पन्न कर रही है? कौन कौन? हाँ संगीता बताओ, ऐसा कौन सा तत्व है जो सिर्फ और सिर्फ विकृति, सिर्फ उत्पन्न होता हो, किसी दूसरे को उत्पन्न ना करता हो, केवल विकृति, यानी सिर्फ और सिर्फ किसी का कार्य हो, किसी दूसरे का कारण ना बनता हो, सिर्फ और सिर्फ किसी को सिर्फ वो उत्पन्न हुआ हो इस संसार में, ठीक है। ऐसा कौन है?
एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत है। कौन कौन से, फिर से बताओ। एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत। बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी जो केवल विकृति क्या हो गया, वही जो सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न होते हो, किसी दूसरे को उत्पन्न ना करते हो। ठीक है, तो पहला हमने देखा जो प्रकृति हो, दूसरा हमने देखा जो प्रकृति और विकृति भी हो, तीसरा हमने देखा विभाजन जो सिर्फ और सिर्फ विकृति हो, और चौथा विभाजन है कि जो ना किसी से उत्पन्न होता है ना किसी को उत्पन्न करता हो। ठीक है, तो वो एकमात्र क्या है, पुरुष है। तो ये चार जो विभाजन है 25 तत्वों को जो है इस क्रम से बांटा गया है। ठीक है, तो ये क्रम आप लोग याद रखेंगे, कौन किसका प्रकृति है, कौन किसका विकृति है, कौन प्रकृति विकृति भी है, कौन जो है सिर्फ और सिर्फ विकृति है। ठीक है, तो पुरुष और, ठीक है, पुरुष को जो, हाँ बोलो। लेकिन सर पंच महाभूत से तो सब कुछ उत्पन्न होता है ना। कहाँ पंचमा, वो आप वेदांत सार के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ सांख्य कारिका है। अच्छा। हाँ, प्रत्येक दर्शन जो है ना अपना अपना सिद्धांत को लेकर जो है, अब इसे जो आप लैब में साइंस के लैब में टेस्ट करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक दर्शन, एक फिलोसफी, एक विचार है। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सांख्य कारिका के हिसाब से वेदांत सार में देखेंगे तो वहां पे सबसे पहले आकाश उत्पन्न होता है, सूक्ष्म आकाश। ठीक है, फिर सूक्ष्म पंचीकरण प्रक्रिया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप आकाश की बात करेंगे, कैसे पंच महाभूतों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये सांख्य कारिका है, सांख्य कारिका में जो है प्रकृति और पुरुष को आधार बनाकर पंच महाभूत को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। हाँ, तो बताओ संदीप, इसमें जो है कौन कौन सा 25 तत्वों को आप कैसे कैसे बांट सकते हो? चलो संदीप इसको पढ़ो। सर 25 तत्वों को इन्होंने उसमें 4 में डिवाइड करा है। कौन कौन सा? सर एक तो क्या कहते हैं इन्होंने उसमें पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कामेंद्रियां और पंच मात्राएं, और फिर वहां से पंच महाभूत में। नहीं बालक। और सर फिर वो नहीं संदीप, आप समझे नहीं। हाँ, कोई और बताना चाहेंगे? इन 25 तत्वों को जो 4 विभाजन किया गया वो क्या क्या है विभाजन क्रम? जी सर। पहला सर, हाँ भूमि जी, पहला सर जी प्रकृति बताया, प्रकृति जो मतलब केवल कारण हुआ। दूसरा बना प्रकृति और विकृति, प्रकृति और विकृति में जो कारण भी है और कार्य भी है, जिसमें 7 आए, जिसमें महत है, तो महत से बुद्धि से फिर अहंकार हुआ, फिर अहंकार से जो पंच तन्मात्राएं हो गई, तो ये 7 हो गए। और 16 है केवल विकार, यानी कार्य रूप। उनमें पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और पंच महाभूत। और चौथा है सर पुरुष, जो न तो प्रकृति है न विकृति, न किसी का कारण है न किसी का कार्य। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही कारिका जो है, जो अभी हमने डायग्राम में देखा, तो यही कि मूल प्रकृति क्या है, अविकृति है, यानी किसी को जो है ये किसी का विकार नहीं है। मूल प्रकृति महत आद्य, प्रकृति विकृति सप्ताह, महत आदि से लेकर, ठीक है, जो 7 हैं वो क्या है, प्रकृति भी है और विकृति भी है। इस कोटेशन को ध्यान से देखिएगा, अभी लास्ट में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगला क्या है, षोडश तु विकार, और जो 16 जो गण है, ठीक है, ये क्या है, विकार है अर्थात विकृति है। और ना प्रकृति ना विकृति, ये केवल सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, ध्यान रखिएगा। यही कोटेशन को जो है यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, किसी किसी ये कोटेशन याद हो गया, कैसे कैसे वो क्रम हुआ, कैसे प्रकृति। चलिए, भूमि को याद है। दीपिका आपको, दीपिका, निकिता आपको, हाँ दीपिका याद हुआ कैसे? ये 25 तत्व यदि याद कर लोगे तो, हाँ क्रम से याद करना है, सारा खेल इन 25 तत्वों पे ही है। यदि आप इन्हें क्रम से याद कर लोगे तो आने वाली जो कारिकाएं हैं आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। हाँ, जिसे याद हो गया अच्छी बात है, जिसे याद नहीं हो एक बार जल्दी से देखो इसको। हाँ डिम्पल, याद हुआ आपको? सर क्रम तो याद हो गया पर कारिका याद नहीं हुई। कोई बात नहीं, अभी क्रम याद कर लो, कारिका भी याद हो जाएगी। बताओ डिम्पल, बताओ कारिका ही बताइए, क्रम बताओ बिना देखे हुए ईमानदारी से। इसमें पहले कारिका प्रकृति है जो मूल है, और प्रकृति और विकृति में जो
क्या बोलते हैं सर? सर ज्वाइन नहीं हो रहा है ज्वाइन नहीं हो रहा है सर, ज्वाइन नहीं हो रहा है बच्चों का। अच्छा, उनको मैसेज कर दो कि फिर से ज्वाइन करने के लिए। जी सर, जी जी। रुको रुको कुछ बच्चे, एक मिनट अब ज्वाइन हो जाएंगे वो। हाँ डिम्पल बताओ। सर इसमें पहले मूल प्रकृति आएगी, उसके बाद प्रकृति विकृति है, जो बुद्धि और अहंकार वगैरह है, इसमें पंचतन मात्राएं भी आएंगी। और उसके बाद जो विकृति है, जिसकी सिर्फ केवल विकृति है, जिसमें 11 इंद्रियां आएंगी और पंच महाभूत आएंगे। और जो ना प्रकृति है ना पुरुष, जो ना विकृति है, उसमें केवल पुरुष आएगा। बहुत सुंदर डिम्पल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबको याद होगा। और लास्ट में 15 मिनट में जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पूछ लूंगा मैं उस टाइम, ठीक है। तो ये जो है इसमें तीसरी कारिका में जो है इन 25 तत्वों का विभाजन क्रम बताया गया है कि इन 25 तत्वों को जो है किन किन क्रमों में बांटा जा सकता है, कि इसका विभाजन क्रम क्या हो सकता है। अब जो अगली जो कारिका है इसमें ये कहा गया है, ये बताया गया है कि इन 25 तत्वों को हम कैसे जाने। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप नेट जाकर क्लास ले पा रहे हो, इसके लिए क्या चाहिए, नेट चाहिए, फोन चाहिए इत्यादि, ठीक है। और दूसरा अगला जो कारिका है उसमें ये कहा गया इन 25 तत्वों को हम कैसे जाने, कैसे देखें, उनको कैसे ज्ञान प्राप्त करें। तो इसके लिए हम क्या चाहिए, कुछ ना कुछ साधन चाहिए, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए जिसके थ्रू आप जो है इन 25 तत्वों को जान पाएंगे। तो अगली जो कारिका है, ठीक है, इसमें इन 25 तत्वों को जो है जानने का जो साधन है क्या। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना है सर, मैं ना प्रकृति और विकृति समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा चलो, मतलब समझ नहीं रही, प्रकृति नेचुरल प्रकृति की बात हो रही है, कौन सी प्रकृति है समझ नहीं आ रहा। देखो प्रकृति का मतलब है, मैं कोशिश करूँ एक बार। हाँ विशाल। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रकृति होती है जो अव्यक्त कहलाती है। अव्यक्त प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तम। उन तीनों से जब उसमें विषमता आने वाली होती है, पहले जो प्रकृति होती है वो साम्य अवस्था में होती है। जब उन तीनों गुणों में विषमता आती है तब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है। विशाल आराम से आराम से आराम से, आप आराम से। कल मैं भी इसी फ्लो में चल रहा था, इसलिए विषमता आती है। उसके फिर जब विषमता आती है तो उन तीनों गुणों से सबसे पहले उत्पन्न होती है महद यानी बुद्धि। बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन, मन से फिर मन से सात्विक, मन से जो है सात्विक मन से हमारी उत्पन्न होती है ज्ञानेंद्रिया, और तामसिक मन से उत्पन्न विशाल अभी होते हैं विशाल। अभी इतना डिटेल से जाओगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है विशाल। देखो यहाँ पे ए और बी 2 लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बी जो है सोया हुआ है, अनएक्टिव है, ठीक है, अनएक्टिव है। तो ए मान लीजिए यहाँ पे पुरुष है, 2 तत्व है, ध्यान रखिएगा, 2 पदार्थ है या 2 मैटर समझ लीजिए, ठीक है। ए जो है बी पे अपना जो है पावर जो है, अपना शक्ति जो है, ठीक है, बी को एक्टिव करने के लिए जो है उसको फोर्स करता है, ऐसे समझिएगा सांकेतिक रूप से। तो बी क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कोई सीरियल वगैरह देखते होंगे या कोई कार्टून वगैरह, ठीक है। तो ऐसे इसको समझिए कि जो पुरुष है, पुरुष का मतलब यहाँ पे हम जैसे पुरुष की बात नहीं की जा रही, परमात्मा समझिए यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए आप बता रहा हूँ। तो पुरुष जो है इसमें जो बहुत सारी शक्ति होती है, ठीक है, वो क्या करता है, किसी भी अनएक्टिव चीज को क्या कर सकता है, एक्टिव कर सकता है, उसके पास ये पावर है, ठीक है। तो पुरुष जो है अपना प्रकाश, अपना शक्ति जो है किस पे, प्रकृति पे। प्रकृति क्या है, प्रकृति ही वो एक तत्व है जिसके द्वारा इस सारा सृष्टि का निर्माण हुआ। जो भी आप आकाश, जल, पृथ्वी इत्यादि जो देख रहे हो, एक एक जीव जो देख रहे हो, या आपके अंदर जो बुद्धि है या जो अहंकार है या हाथ पैर जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसी से उत्पन्न हुआ है। पुरुष का क्या काम होता है, पुरुष कुछ नहीं करता है, जस्ट प्रकृति को एक्टिव कर देता है। ये सोया हुआ है, ठीक है, ये अनएक्टिव फॉर्म में है। तो पुरुष क्या करता है, अपनी शक्ति के द्वारा उसको उत्पन्न कर देता है। उत्पन्न करने का मतलब इसे एक्टिव फॉर्म में कर देता है, ठीक है। अब ये प्रकृति के जाग गई है, इसे देखना, देखो ध्यान से, ठीक है, सारा खेल प्रकृति पुरुष पे ही है। तो प्रकृति क्या मूल कारण माना गया है, यानी जो सृष्टि का निर्माण हुआ है,
सृष्टि को उत्पन्न करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हो गया? प्रकृति का। ध्यान रखिएगा इसमें। तो प्रकृति क्या है? मूल कारण, जिसका दूसरा नाम क्या कहा गया? मूल कारण को हम मूल प्रकृति कहते हैं। ये जो नेचर आप जो इंग्लिश में कह रहे हो ना, वो उसकी बात नहीं है यहाँ पे। हर दर्शनवादी जो है, जैसे अब अलग अलग दर्शनों में आप परमात्मा आत्मा समझते हैं ना, तो उसे भी आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि ये जो है परमात्मा है, ये आत्मा, इस तरह से समझ सकते हो। लेकिन डायरेक्टली जो है इन दो तत्वों को न लेकर पुरुष और प्रकृति, ये दो तत्व लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति का मतलब जो सबका कारण हो। ठीक है, और ये जो आप नीचे जो तत्व देख रहे हैं, या जिसका दूसरा नाम आप विकृति समझते हैं, ये जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कार्य। कार्य का मतलब होता है जो किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता हो। ठीक है, जैसे कि ये महत या बुद्धि, प्रत्यय आदि है, ये सभी क्या है? प्रकृति का विकृति है, यानी प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सभी कार्य हैं, जिसको हम संस्कृत शब्द में या शास्त्रीय शब्दों में विकृति करते हैं। यानी विकृति का मतलब किसी में उस वस्तु विशेष में, वो तत्व विशेष में विकार उत्पन्न आ रहा हो। तो दो चीजें ध्यान रखेंगे। विकृति का मतलब जो किसी से उत्पन्न हुआ हो। ठीक, विकृति का मतलब जो किसी का विकार हो। विकार का मतलब जो किसी से उत्पन्न हुआ हो, उत्पन्न होने वाला तत्व, उत्पन्न होने वाला। अब प्रकृति क्या? इसका अर्थ हो गया कारण। उत्पन्न कर रहा है सर, एक तरीके से ऐसे हो गया ना, प्रकृति जैसे कि परमात्मा हो गया जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल, जैसे माता पिता है। ठीक है जी सर। ए बी, अब बच्चे उनके चिल्ड्रन है, तो ठीक है, तो बी जो है माता पिता क्या हो जाएंगे? आपके प्रकृति होंगे। माता पिता से उत्पन्न होने वाले जो संतान है वो विकृति हो जाएंगे। ठीक है, यही है खेल। तो यही मूल कारण जिससे वस्तु उत्पन्न हुई है, और कार्य जिसे हम विकृति कहते हैं, जो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, विकृति हो गया। तो ये प्रकृति विकृति, ये शब्द ध्यान रखेंगे। और सांख्य कारिका पढ़े या कोई सा भी दर्शन पढ़े या कोई भी शास्त्र, उसके पारिभाषिक शब्दों को अच्छे से समझ लेंगे तो कहीं भी कोई सा भी सिद्धांत समझने में परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो किसी को भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप इसमें। बस ये चीजें ध्यान रखेंगे कि मूल प्रकृति क्या है? तो मेन कारण है जिसके द्वारा ये सारा संसार चल रहा है। ये सांख्य कारिका के हिसाब से है। वेदांत सार में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ब्रह्म सूत्र में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो हर दर्शन जो है अपने अपने हिसाब से सृष्टि प्रक्रिया बताता है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कैसे कैसे। और दूसरा है कि इसमें जो 25 तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है, क्रम से याद रखेंगे। क्रम से याद नहीं रखेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं। इसमें सारा जो है, इसमें 25 तत्वों का ही खेल है। सारे 25 तत्व एक दूसरे से लिंक अप है। ये कोटेशन क्लियर है? हाँ, इसमें किसी को डाउट है? सुजल, आपको? सुजाता? क्लियर। हाँ, चलो सुजल बताओ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। चलो सुजल पढ़ो इसे, पढ़ो इसे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, पढ़ो इसे। दृष्टम अनुमान मात्र वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणिष्टम प्रमेय सिद्धा प्रमाणादि। चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए, इसमें जो हमने 25 तत्व देखा, ठीक है, इन 25 तत्वों को जानने के लिए या फिर किसी वस्तु विशेष को जानने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए किसी वस्तु विशेष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जैसे आप लैपटॉप को या अपने स्क्रीन को देख पा रहे हो, तो इसके पीछे कोई न कोई मीडियम है, माध्यम है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं। जैसे आपका चक्षु है, ठीक है, नेत्र है, जो आपका आईज है, इसके माध्यम से आप वस्तु को देख पा रहे हैं। सामने वाला अमुक स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से अब सांख्य कारिका जो है या सांख्य दर्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रमाण मानते हैं। प्रमाण का मतलब है जो ज्ञान बताने में, जो ज्ञान को देने में सहायक होता है, वो साधन जिसके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो इसमें जो 25 तत्व का जो ज्ञान है, ठीक है, इन्हें आप किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके विषय में जो है अगली जो कारिका है, इसमें परमाणु की बात की गई है। कोई सा भी दर्शन देखेंगे तो उसमें परमाणु की चर्चा होगी, उसके सिद्धांत विशेष होंगे, या फिर उसके साथ साथ जो है कौन कौन से तत्व उसकी चर्चा की गई। तभी हमने जो है पहली कारिका में उसका विषय वस्तु देखा, दूसरी कारिका में जो है वैदिक और लौकिक उपाय से संबंधित चीजों को देखा, किस प्रकार से जो है वैदिक और लौकिक उपाय सक्षम नहीं है। फिर उसके में देखा कि वैदिक और लौकिक उपाय के अलावा जो है कौन सा उपाय करना चाहिए जिसके जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तीसरी कारिका में हमने 25 तत्वों की संरचना देखना कि क्या क्या कौन कौन सा तत्व माना गया। चौथी कारिका में अभी हम लोग देख रहे हैं कि उन 25 तत्वों को कैसे जाना जा सकता है। इसके लिए हमें 3 प्रमाण की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, सांख्य कारिका या सांख्य दर्शन
तीन प्रकार का प्रमाण मानता है, जिसमें पहला है दृष्टम, ठीक है, दूसरा है अनुमान, ठीक है, तीसरा है आप्तवचन। आप्तवचन अर्थात शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का दूसरा नाम क्या है? हाँ, कौन बताना चाहेंगे? आप्तवचन। आप्तवचन हो गया। आप्त प्रमाण। शब्द आप्तवचन। आप्त प्रमाण। आप्त प्रमाण। और क्या बोल सकते हैं? सर आगम शब्द प्रमाण। प्रमाण भी बोल सकते हैं सर इसे। आगम, बहुत बढ़िया, आगम प्रमाण। बहुत सुंदर। इसका उल्लेख योग दर्शन में है। योग दर्शन में सूत्र है प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। बहुत सुंदर विशाल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला इसमें जो है जब आप तर्क संग्रह पढ़ेंगे या तर्क भाषा पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे दृष्टम शब्द नहीं है, वहां पे प्रत्यक्ष शब्द है, ठीक है। दृष्टम का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। बाकी सब कॉमन ही है, तर्क संग्रह तर्क भाषा में भी यही पढ़ेंगे आप। तो देखिए इसमें जो पहला है जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, दृष्टम, ठीक है। तो दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च, ये तीन प्रकार के प्रमाण सांख्यिक कारिका में कहे गए हैं। दृष्टम का मतलब यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की जा रही है। संधि विच्छेद करेंगे तो ठीक है, अनुमानम आ जाएगा। दूसरा है अनुमानम अर्थात अनुमान प्रमाण। तीसरा है आप्तवचनम। आप्तवचनम को जो हम शब्द प्रमाण भी कहते हैं, आगम प्रमाण भी कहते हैं, आप्त प्रमाण भी कहते हैं, ठीक है। इसके विषय में हम लोग प्रत्यक्ष दर्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तीन प्रकार के प्रमाण है। तो ये कह रहे हैं कि दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। ये कह रहे हैं कि देखो भैया, हमें जो है सिर्फ तीन ही प्रमाण की आवश्यकता है। इन्हीं तीन प्रमाण से जो है सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सभी प्रमाणों की, सभी प्रमेय पदार्थों की सिद्धि हम कर सकते हैं। हमें किसी चौथे पांचवे की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे दर्शन 6 भी मानते हैं, कोई दर्शन एक भी मानता है, कोई 2 भी मानते हैं। तो सांख्य कारिकाकार या सांख्य दर्शनकार जो ये कहते हैं कि देखो, हमारे प्रमेय पदार्थों को जानने के लिए, हमें 25 तत्वों को समझने के लिए आप यदि तीन प्रमाण भी, अगर आप तीन प्रमाणों से भी काम चल जाएगा, किसी चौथे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि इन्हीं तीन प्रमाणों से जो है हम सभी प्रमाणों की सिद्धि, सभी प्रमेय पदार्थों की सिद्धि कर सकते हैं। तो नीचे कह रहे हैं त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, कि हमें जो है तीन ही प्रमाण। आवाज कट गई सर। ठीक, क्या आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ जी सर। तो ये कह रहे हैं कि देखो, हमें प्रमाणम इष्टम त्रिविधम, हमें तीन ही प्रमाण की आवश्यकता है, ठीक है। तीन के अतिरिक्त हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रमेय सिद्धि, अब इसमें जो है एक नया शब्द है प्रमेय, प्रमाता, प्रमा और प्रमाण। हाँ, कौन बता? आकाश बाबू, प्रमेय क्या है? प्रमेय हमारा वस्तु हो गया भैया। वस्तु यानी जिसका ज्ञान हमें प्राप्त करना है, जिसके बारे में हमें जानना है, ठीक है, जिसके बारे में जानना है, ठीक है। चलिए सपना बताइए कि प्रमाता के विषय में जानते हैं, प्रमाता कौन है? सर पता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बताना चाहेंगे? ईला बताओगे प्रमाता क्या होता है? पुरुष। अच्छा, प्रमाता पुरुष अर्थात कौन सा पुरुष? सांख्य कारिका वाला पुरुष या फिर इसे थोड़ा सा क्लियर कीजिए। सर सांख्य कारिका वाला। तो सांख्य कारिका वाला। कोई और बताना चाहेंगे? अच्छा, क्या प्रमाता? प्रमाण को जानने वाला जो प्रमाणों को जानने में रुचि रखता है। हाँ, प्रमाणों को जानने वाला जो प्रमाणों को जानने में रुचि रखता है। हाँ, अर्थात प्रमाता, जिसे प्रमाता हो गया प्रमेय को जानने में रुचि रखता है, जिस व्यक्ति विशेष को ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, यानी जिसे भी वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो कोई इंसान हो सकता है, कोई विद्यार्थी हो सकता है, ठीक है। तो प्रमाता क्या होता है? जिसे ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। प्रमा क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है। जैसा वो ज्ञान है, जैसे मान लीजिए कि नीला घट है, पीला वस्त्र है, तो प्रमा हो गया। अब प्रमाण जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से, ठीक है। ये चार जो है आपको तर्क संग्रह, तर्क भाषा में बहुत मिलेंगे, ठीक है। प्रमेय क्या हो? जिसके बारे में, जिस वस्तु विशेष के बारे में जाना जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि घट कैसा है, तो घट के बारे में यहाँ पे जाना जा रहा है, तो घट क्या हो गया? प्रमेय हो गया। प्रमाता जिस व्यक्ति विशेष को, यानी जिस व्यक्ति विशेष को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो प्रमाता हुआ, ठीक है। उसके बाद वो घट कैसा है, नीला है, पीला है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रमा। जो वास्तविक ज्ञान है वो प्रमा हो गया। प्रमाण क्या हो? उस ज्ञान को प्राप्त कराने में जिसकी सहायता ली गई हो, जो आप सहायक हो, वो प्रमाण हो गया।
ये जो 4 शब्द है, ठीक है, P4 जिसको कहते हैं प्रमेय, प्रमाता, प्रमा, प्रमाण, ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? प्रमेय क्या है, प्रमाता क्या है, प्रमा क्या है, प्रमाण क्या है? हाँ सर प्रमेय का बता दे एक बारी। प्रमेय का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई फोन है, ठीक है, ठीक है, तो फोन का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, वो प्रमेय पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, यदि हमें पृथ्वी के बारे में जानना है तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, प्रमेय पदार्थ। यदि हमें जो प्रभात के बारे में जानना है तो प्रभात क्या हो जाएगा, प्रमेय पदार्थ। यदि मेरे बारे में जानना है तो मैं क्या हो जाऊंगा, आपका प्रमेय पदार्थ हो जाऊंगा। ठीक है, समझ गए? यानी प्रमेय क्या है, जिसके बारे में आपको जानना है, जिसके बारे में आपको जानना चाहते कि अमुक वस्तु क्या है, अमुक व्यक्ति विशेष क्या, वो प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए तो यहाँ पर ये जो तत्व है जितने भी, ये प्रमेय है क्योंकि इनके बारे में हमको जानना है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो 25 जो तत्व, अमिट कर लेना नितिन, जो 25 तत्व क्या हो जाए, प्रमेय हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें 25 तत्वों को जानना है। प्रमाता क्या हो कि इसे कौन जानेंगे, विद्यार्थी लोग जानेंगे, या फिर जो सांख्य कारिका को जो पढ़ेंगे पाठकगण, वो प्रमाता हो जाएगा। प्रमा क्या हो, वो वास्तविक ज्ञान, यानी उसको जानने के बाद आपको ज्ञान की कैसे प्राप्ति हुई, उससे सुख मिलता है, दुख मिलता है, ठीक है, वो वास्तविक ज्ञान क्या हो जाएगा, प्रमा हो जाएगा। प्रमाण क्या हो, जिसके माध्यम से, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से, या शब्द प्रमाण के माध्यम से। हाँ, अभी मैं आप लोग के लिए क्या हो जाऊंगा, प्रमाण हो गया, यानी मेरे माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया, प्रमाण। और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो क्या आप लोग क्या हो जाएंगे, प्रमाता हो जाएंगे। किसका ज्ञान हो रहा है, तो सांख्य कारिका का ज्ञान हो रहा है, तो प्रमेय हो जाएगा। सांख्य कारिका को पढ़ने के बाद जो है आपके मन में जो है सांख्य कारिका से संबंधित बहुत सारे ज्ञान का भंडार हो गया है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रमाण के द्वारा जो है हम प्रमेय वस्तु को सिद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि। ठीक है, अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी प्रमेय की सिद्धि के लिए, किसी प्रमेय को जानने के लिए 3 ही प्रमाण की इष्टम मतलब होता है जरूरत। ठीक है, 3 ही प्रमाण की जरूरत है। 3 प्रमाणों से ही हम सभी प्रमेय वस्तुओं की सिद्धि कर सकते हैं। प्रमाणात ही, इन्हीं 3 प्रमाणों के द्वारा ही सभी प्रकार के प्रमेय पदार्थों की सिद्धि किया जा सकता है, किसी अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसमें जो है प्रमेय जो शब्द है क्या तात्पर्य है। हाँ बताइए, कौन बताना चाहिए, सुजाता बताओगे? जिसके बारे में कहा जाए। तो इस कारिका के हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए। जी सर, प्रकृति, पंचविंशति तत्व होगा सर, पुरुष, 25 तत्व या बुद्धि। हाँ, तो क्या हो जाएगा, सर 25 तत्व होंगे। बहुत सुंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें ये कोटेशन दे दिया जाए। ठीक है, सभी को ध्यान से, निकिता वगैरह देखो ध्यान से, ये कोटेशन दे दिया जाए। अब पूछा जाए आपसे कि त्रिविधम शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है। ऑप्शंस में आपको रहेगा संभव प्रमाण, ठीक है, एतिह्य प्रमाण, ठीक है, उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और शब्द प्रमाण, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन आपका जो है अभाव प्रमाण। ठीक है, तो त्रिविधम सबसे क्या तात्पर्य, कोटेशन दे दिया जाए तो बताओ। सर थर्ड वाला ऑप्शन है ना, थर्ड वाला, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आता है ऐसे बच्चे जो है सभी जवाब देते हैं। तो ठीक है, तो इसी के बाद इसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पूरी कारिका दे दी जाए, पूछा जाए कि किसने कहा है, ये किस लेखक की युक्ति है। चौथा क्या बन सकता है कि कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये इसके राइटर कौन है। ठीक है, तो राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए, ईश्वर कृष्ण। हाँ, बहुत बढ़िया। या फिर सिर्फ एक छोटा कोटेशन दे दिया जाए, ये दे दिया जाए बस, या सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला ये कोटेशन दे दिया जाए। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कोटेशंस को आप पढ़िए, याद कीजिए। तो इस कारिका में जो है 3 प्रमाणों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये जो है नीचे जो डायग्राम आप देख रहे हो, जो अभी हमने डिस्कशन किया, वो सब इसमें दिया गया है। अब एक चीज इसमें ये कोटेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, कौन सा दर्शन क्या मानता है। इसमें ब्रैकेट में वेदांति भी जोड़ लेना, वेदांत दर्शन का याद नहीं किया गया था।
ठीक है, तो चलिए चारवाक जो दर्शन है जो आप हाँ बोलो सर। प्रमाता को और एक बार बताएंगे प्लीज। प्रमाता सर। हाँ, प्रमाता वो है जिसको भी ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ आज सांख्य कारिका का चौथी कारिका, तो आप प्रमाता हो गए। ठीक है, जिस व्यक्ति विशेष को, जिस पर्सन को वो ज्ञान मिला, ठीक है, वो प्रमाता हो गया। ठीक है, यानी ज्ञान को प्राप्त करने वाला वो व्यक्ति कौन है, तो प्रमाता है। क्लियर है? हाँ, इस कारिका में बता दीजिए। प्रमेय, देखो प्रमेय क्या है कि आपको यदि मेरे बारे में जानना है, ठीक है, तो मैं आपका क्या हो गया, प्रमेय पदार्थ हो गया। सांख्य कारिका के हिसाब से प्रमेय क्या हो जाएगा, आपको 25 तत्व के बारे में जानना है, तो 25 तत्व क्या हो जाएगा, प्रमेय पदार्थ। यदि किसी पर्सन के बारे में आपको जानना है, पर्सन ए के बारे में, तो पर्सन ए क्या हो जाएगा, प्रमेय पदार्थ हो जाएगा। यानी जिस व्यक्ति विशेष के बारे में या जिस तत्व के बारे में या जिस वस्तु के बारे में या जिस पदार्थ के बारे में आपको जानना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो वस्तु विशेष, वो व्यक्ति विशेष प्रमेय हो जाएगा। प्रमेय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई मोबाइल हो जाएगा, जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो, ठीक है, तो मोबाइल के बारे में जानना चाहते हो कि मोबाइल कैसा है, कितना रैम है, कितना स्टोरेज है, तो मोबाइल क्या हो जाएगा, प्रमेय पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, सांख्य कारिका के हिसाब से 25 तत्व होंगे। अगर लौकिक एग्जाम्पल देखो तो फोन हो जाएगा, पेन हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, ये सभी क्या है, प्रमेय पदार्थ, यानी जिसके बारे में आपको जिसके बारे में कोई व्यक्ति विशेष जानना चाहता है, वो प्रमेय पदार्थ कहलाया। जो आप तर्क भाषा में पढ़ेंगे कि प्रमेय पदार्थ होता है कितने। ठीक है, मुझे लगता है कि ये यहाँ तक क्लियर है। किसी को कोई डाउट है? प्रमेय, प्रमाता, प्रमा, प्रमाण, ये चारों चीज आपको आगे आएगा और मैं वहां पूछूंगा आप सभी से कि बताओ इन चारों में क्या अंतर है, तो वहां पर जो है कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है ना? चलो, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। हाँ जी सर। चलो, आप देखो यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी याद रखना। वैसे ये आपको आगे बढ़िया। हाँ, सारे दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कौन सा दर्शन कौन कितने प्रमाण मानता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको पता होगी। चलिए, कोई बताएंगे एक प्रमाण मानने वाले कौन कौन है? सिर्फ चार वाक। चलिए, दो मानने वाले? चार वाक। बौद्ध दर्शन है सर। बौद्ध और न्याय, तीन वाले? वैशेषिक, बौद्ध और वैशेषिक। बौद्ध और वैशेषिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वैशेषिक। ठीक है, तीन मानने वाले? सर कहीं, सर हाँ सर कहीं पर बौद्ध में 3 प्रमाण भी माने गए हैं, मतलब शब्द भी मानता है बौद्ध। सांख्य योग, सांख्य योग, सांख्य योग, वैष्णव भी है सर, प्रमाण मानते हैं। सांख्य योग वैष्णव भी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तभी अभी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट से देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक वाले कौन है, दो वाले कौन है, तीन वाले? देखो यहाँ पर देख लो एक बार। ठीक है, इसके डिटेल से हम लोग जब एक एक दर्शन पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चारवाक एक है, बौद्ध सर मैं बताओ किसने कितना प्रमाण माना है? हाँ चलो बताओ सुजाता, बताओ। सर न्याय दर्शन ने 4 माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। वैशेषिक ने 2 माना है, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य ने 3 माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। योग में भी 3 माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण। प्रभाकर? मीमांसा ने 6 माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। मीमांसा में भी 2 संप्रदाय है ना, एक तो प्रभाकर मिश्र वाले, एक कुमारिल भट्ट वाले। ठीक है, 2 यहाँ पे संप्रदाय अलग अलग हो जाते हैं। डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे अर्थ संग्रह में। तो मेनली ये चार्ट आप याद रख लीजिए, प्रमाणों की संख्या है, कौन कितने प्रमाण मानते हैं, इसमें जो है ऐड कर लीजिएगा वेदांती। ठीक है, और ये इसको सुधार करके भेज दूंगा पीडीएफ आप लोग को। वैशेषिक पे लग रहा है। नहीं, वैशेषिक जैन दर्शन ने भी 3 माने हैं ना। हाँ ठीक है, अभी मैं वैशेषिक है, न्याय और वैशेषिक। देखो यदि आप राकेश और वैशेषिक दोनों थोड़ा नहीं, न्याय 4 मान, न्याय और वैशेषिक जो है ना, दोनों में अंतर है प्रमाणों को लेकर। नहीं, वैशेषिक 2 ही मानेंगे और न्याय 4 मानेंगे। और जिनके पास राकेश शास्त्री वाली बुक है ना, तो उसमें मिसप्रिंट है या फिर मिस्टेक है, उसको सुधार कर लीजिएगा। वहां पे लिखा गया है न्याय वैशेषिक दोनों 4 मानते हैं, लेकिन वो गलत है। ठीक है ना, सुधार कर लीजिएगा, राकेश शास्त्री वाली पुस्तक में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, न्याय 4 वैशेषिक 2 मानते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको भेज दूंगा
पीडीएफ को सुधार करके। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 3 प्रकार के परमाणु की चर्चा की, यानी जिसमें दृष्टम है, अनुमान है और आप्तवचन है। अब इसका डेफिनेशन दिया गया है कि क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए पहला जो है इसमें निकिता है। यहाँ पे वैशेषिक का अर्थ नव्य न्याय वाले हैं क्या? वैशेषिक वैशेषिक अनाद वाले, ठीक है। नव्य न्याय, वैशेषिक अनाद, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे, चलिए सपना, ये जो दृष्टम शब्द है किस प्रमाण की चर्चा की जा रही है यहाँ पे? सांख्य की, प्रत्यक्ष की, ओके, ठीक है। और एक शब्द हमने फर्स्ट कारिका में देखा था, दृष्ट, इसका क्या अर्थ है? या फिर दृष्टवत, हाँ, क्या अर्थ है? कौन बताना चाहेंगे? सर लौकिक उपाय थी, दूसरी कारिका में लौकिक उपाय था वहाँ लौकिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अगली जो कारिका है इसमें क्या है, परमाणु का लक्षण यानी परमाणु का डेफिनेशन दिया गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहेंगे, अनुमान प्रमाण किसको कहेंगे और शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण किसको कहेंगे। चलिए नितिन पढ़ना इसे, इस कारिका को। ओके भैया, पढ़ रहा हूँ। प्रतीति विषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंग पूर्वकम आप्तम श्रुतिर आप्त वचनम तो। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए ये वाला कोटेशन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है पहला जो कोटेशन आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये जो है प्रत्यक्ष प्रमाण का डेफिनेशन है कि प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, यानी प्रति विषय यानी नेत्र जो है, जो आपके आंखें हैं, ठीक है, अलग अलग विषयों को जो है प्रत्येक विषयों को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद अध्यवसाय, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अध्यवसाय, इसका क्या अर्थ होता है, कौन बताना चाहेंगे? हाँ निकिता, बताओगे? निश्चयात्मक ज्ञान। ओके, हाँ, अपर्णा, यह अध्यवसाय शब्द का क्या अर्थ है? भैया विषय और वस्तु। हाँ, यानी जिसके माध्यम से हाँ सुजल, अध्यवसाय शब्द का क्या अर्थ है? एक जिससे कोई निश्चित ज्ञान मिले। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या अध्यवसाय शब्द का अर्थ है, जहाँ पे निश्चयात्मक है, जहाँ पे कंफर्म हो कि अमुक वस्तु यही है, ठीक है, यानी जहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाए कि ये वस्तु विशेष क्या है, घट है, पट है, फोन है, मोबाइल है, ठीक है। तो जिस प्रमाण के द्वारा आपको ये कंफर्म हो जाए प्रत्येक वस्तु, ठीक है, यानी इंद्रिय और वस्तु का सहयोग होने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाए कि अमुक वस्तु ये है, ठीक है, तो जिस प्रमाण के माध्यम से ऐसा ज्ञान प्राप्त हो पाता है तो वो क्या प्रमाण कहलाता है? दृष्ट प्रमाण, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की गई। तो पहला जो कोटेशन है वो प्रत्यक्ष प्रमाण का डेफिनेशन दिया गया है। इसी में जो है एक कोटेशन आप लोग को अध्यवसायो, बस इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना हो तो क्या फिलअप करो, प्रति विषय हटा दो आप, ठीक है, अध्यवसाय सिर्फ इतना ही दिया हुआ। तो ये किसका कोटेशन हो सकता है? यदि आप लोगों ने पहले दृष्टम का, अध्यवसायो दृष्टम, नहीं, हाँ, आकाश यहाँ पे प्रति विषय आएगा, नहीं, प्रत्यक्षम, प्रीति विषय आएगा। एक मिनट, मेरे प्रश्न देख लीजिए। ये पूरा कोटेशन जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण का या दृष्ट प्रमाण का डेफिनेशन है, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए सिर्फ अध्यवसायो ये कोटेशन है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स किया जा रहा है, ये किसके? हाँ, यही मैं पूछ रहा था, ठीक है ना। अध्यवसायो बुद्धि का, इंद्रिय बुद्धि का व्यापार। हाँ, सांख्य कारिका के हिसाब से यदि प्रति विषय शब्द हटा दिया जाए, सिर्फ अध्यवसाय शब्द लिखा जाए तो ये बुद्धि का डेफिनेशन बन जाता है। ध्यान रखिएगा, बारीकियां ये है,
ठीक है ना, गलती मत कीजिएगा, देख लीजिएगा कि बुद्धि का डेफिनेशन पूछा जा रहा है या प्रत्यक्ष प्रमाण का। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जल्दी हम लोग छोड़ देंगे। तो भैया बुद्धि आगे पढ़ेंगे ना हम लोग? हाँ हाँ, बुद्धि पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आप लोग बस बात की चीजों को बस यहाँ पे मैंने बताया। तो पहला ये है कि दृष्ट प्रमाण उसको कहते हैं जहाँ पे इंद्रियों का जो है प्रत्येक विषय के साथ संयोग होने के बाद जब आपको निश्चयात्मक, जहाँ पे कंफर्मेशन ज्ञान हो जाता है कि अमुक वस्तु ये है, तो वो प्रमाण क्या कहलाता है? दृष्ट प्रमाण। तो पहला प्रमाण जो है दृष्ट प्रमाण, इसकी चर्चा की गई है। दूसरा है त्रिविधम अनुमानम अख्यातम, और अनुमान प्रमाण के बारे में कहा गया है कि अनुमान प्रमाण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ध्यान से, अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कोई बताएंगे नाम क्या क्या होता है? क्या क्या नाम है? मैं बता सकता हूँ भैया। हाँ विशाल। पूर्वत, सामान्य दृष्टा। हाँ, शेषवत, पूर्वत और सामान्य दृष्टा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 3 प्रकार के अनुमान आगे हम लोग देखेंगे। अब नीचे जो आप देख रहे हो ना, तत्लिंग लिंगी पूर्वकम, ठीक है, म का म हलंत हो जाएगा, उसके बाद इसमें आ की मात्रा है, ठीक है, आप्त श्रुति आप्त वचनम, ठीक है, आप्त वचनम, ये जो है शब्द प्रमाण का डेफिनेशन हो गया। यानी एक ही कारिका में जो है आपका प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण का भी है, अनुमान प्रमाण का भी है और शब्द प्रमाण का भी है। तो पहला है दृष्ट प्रमाण का देख लिया। अनुमान का 3 भाग होता है या 3 पार्ट होते हैं, जिसका डेफिनेशन क्या है कि जहाँ पे लिंग और लिंगी इन दोनों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है अनुमान कहलाता है। अब हम देखेंगे कि लिंग और लिंगी क्या होता है, ये चीजें आप जो है तर्क भाषा में भी देखेंगे। ये शब्द विशेष ध्यान रखिएगा। लिंग लिंगी जिसे हम धूम अग्नि के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, साध्य साधन के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। या फिर व्याप्य व्यापक, ये कुछ पारिभाषिक शब्दावली है। तो अभी आप यहाँ पे ये देख समझिए, अनुमान किसे कहते हैं? जहाँ पे जिसके माध्यम से लिंग और लिंगी के द्वारा किसी भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है? अनुमान प्रमाण। और आप्त वचन यानी किसी विश्वसनीय पात्रों के द्वारा, विश्वसनीय व्यक्ति विशेष के द्वारा या वेदों में जो कहे गए हैं आप्त श्रुति, उनके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आप्त प्रमाण कहलाता है, शब्द प्रमाण कहलाता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के प्रमाणों का जो है लक्षण दिए गए हैं। यहाँ किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं इस कोटेशन में। कोई डाउट नहीं है? मैं पूछूं फिर? लिंग लिंगी जो है वो कौन है, वो उसको क्लियर नहीं हो पाया। चलो, लिंग और लिंगी, ठीक है। लिंग का मतलब समझ लो किसी का चिन्ह, ठीक है, जिसको देखकर आप किसी चीज का अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं धूम और अग्नि, ठीक है, तो अग्नि हमारा क्या हो जाएगा? लिंगी हो जाएगा, धूम हमारा क्या हो जाएंगे? लिंग हो जाएगा, ठीक है। धूम को देखकर क्या करते हैं? आप अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे अग्नि हो सकती है। तो अभी आप सामान्य भाषा में बस ये समझिए कि लिंग का मतलब यहाँ पे धूम, लिंगी का मतलब अग्नि। या फिर इसे एक और अगर आप समझना चाहें तो साध्य साधन, ये सब थोड़ा। सर ये दोनों परस्पर चलते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल परस्पर चलते हैं, ठीक है। जहाँ पे लिंग होगा तो वो उस लिंग के माध्यम से किसी न किसी वस्तु विशेष को पहचान कराएगा, ठीक है। तो जिसकी पहचान होती है लिंगी, जिसके माध्यम से पहचान हो पाता है वो लिंग कहलाता है, ठीक है। ये किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर भी कह सकते हैं, किसी वस्तु विशेष के आधार पर भी। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि लिंग और लिंगी के द्वारा, ठीक है, इन दोनों के द्वारा जिस वस्तु विशेष का ज्ञान हो पाता है वो अनुमान प्रमाण कहलाता है। और आप श्रुति के बारे में आप जानते ही हैं, शब्द प्रमाण, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है, तीनों का जो है डेफिनेशन पूछा जा सकता है, या फिर इन द ब्लैंक्स देकर, या फिर अनुमान कितने प्रकार का कहा गया है सांख्य कारिका में, या फिर अनुमान का डेफिनेशन, या फिर शब्द प्रमाण का डेफिनेशन, या फिर ये कोटेशन किस ग्रंथ में कहा गया है। ये मोटा मोटी से प्रश्न बनेंगे। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार के अनुमान की जो चर्चा की गई है। आगे आप यहाँ पर देखोगे तो मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के जो प्रमाण है, इन्हें सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, वीत अवीत। वीत के अंतर्गत ध्यान से देखिए, मैं पूछूंगा जो अनुमान का जो डेफिनेशन है, लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम इति अनुमानम, उस अनुमान को 3 भागों में बांटा गया, वीत अवीत। वीत के अंतर्गत 2 होते हैं जो आप सभी ने बताया भी, पूर्ववत सामान्यतो दृष्ट, ठीक है, और शेषवत।
अभी बस इसको देख लीजिए। अभी इसे हम लोग जब आप तर्क संगत तर्क भाषा वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे भी मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे पूर्ववत, जिसको हम विशेषतोदिष्ट भी कहते हैं। ये जो शब्द विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो आप केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी जो देख रहे हैं यहाँ पे, बस थोड़ा सा पूछूंगा आप सभी से, ये अन्वय व्यतिरेकी क्या होता है? कोई बताना चाहेंगे? सही है, एक के होने पे दूसरे का होना, और एक के न होने पे दूसरे का ना होना भी, ठीक है, दोनों उसमें शामिल नहीं होना। हाँ हाँ। और केवल अन्वय? जी जी, केवल अन्वय एक के होने से दूसरे का अंदाजा लगा लेना। बहुत सुंदर। और केवल व्यतिरेकी? सर एक के ना होने पर दूसरे का भी अभाव। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जब हम लोग तर्क संगत तर्क भाषा वाले पार्ट में जब पढ़ेंगे तो वो चीज वहां पर डिटेल से, इसके लिए मुझे कम से कम आधा 1 घंटा चाहिए इसको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो मोटा मोटी अभी आप बस ये देखिए कि अनुमान जो है, इसके जो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पूर्ववत, सामान्यतोदिष्ट, शेषवत। पूर्ववत के अंतर्गत विशेषतोदिष्ट, ठीक है। इसको जो केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, वो अनुमान वाले पार्ट में। जैसे ही दर्शन वीत का मतलब, वीत का मतलब है जिसके अंतर्गत अन्वय व्याप्ति। वीत 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 की बात कर रहे हो ना? यस सर। वीत का मतलब है जिसके अंतर्गत अन्वय व्याप्ति 2 प्रकार के जो है, जब आप लिंग पढ़ेंगे ना, तो अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, केवल नहीं, ये सब हाँ। वो तो मैं समझ गई सर। हाँ सर, बेसिकली वीत क्यों कहा गया है, मेरा को ये समझ नहीं आया। वीत का मतलब है जिसमें अन्वय व्याप्ति भी हो और व्यतिरेक व्याप्ति भी हो, ठीक है। यानी जो आप तर्क संग्रह या तर्क भाषा में पढ़ते हो, यानी जिस अनुमान के अंतर्गत अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों हो, ठीक है, वो वीत कहलाएगा। और वीत के अंतर्गत सिर्फ व्यतिरेक व्याप्ति वाला पार्ट होगा, वो हम लोग देखेंगे तर्क भाषा वाले कोटेशन में, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि अनुमान के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग वहीं पे देखेंगे। अब ये जो है, अभी तक हमने जो ये देखा कि जो 3 प्रकार के प्रमाण हैं, 3 प्रकार के प्रमाणों को जो है उनके नाम क्या क्या है और साथ ही साथ उनका डेफिनेशन वगैरह क्या है। इसके बाद जो अगली जो कारिका आप देखोगे कि ये जो 3 प्रकार के प्रमाण है, इसका प्रयोग कब करना चाहिए, कि प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग कब करना चाहिए, अनुमान प्रमाण का प्रयोग कब करना चाहिए, और तीसरा है शब्द प्रमाण का, इसका प्रयोग कब करना चाहिए, मतलब सांख्य कारिका के हिसाब से। चलिए कोई बताना चाहेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग कब करना चाहिए? मान लीजिए आपके पास 3 अस्त्र हैं, उनका प्रयोग जो है कब कब कर सकते हो, उसी से संबंधित यहाँ पे भी। हाँ, कौन बताना चाहेंगे? जैसे जब कोई प्रमेय पदार्थ, प्रमेय है, वो हमारे इंद्रियों से दृष्टिगोचर हो या इंद्रियों के संपर्क में, तो वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण लगेगा, ठीक है। अगर वो इंद्रियों के दूर है, जिसे इंद्रियां न देख सुन श्रवण नहीं कर सकती, तो वो अनुमान से हो जाएगा। और ऐसे प्रमेय पदार्थ जो अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों से सिद्ध नहीं होते हैं, उन्हें श्रुति या वेद वाक्यों के द्वारा आगम प्रमाण से सिद्ध करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो इला, इस कोटेशन को पढ़ो। मान्यतस्तु दृष्टार्थ अति इंद्रियाणां प्रतीति अनुमानात् तस्मात् अपि च सिद्धम प्रोक्षम आप्तगमात् सिद्धम। बहुत बढ़िया। यानी इसमें क्या क्या प्रमाण आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 प्रमाण की चर्चा की गई यहाँ पे। दृष्ट, ठीक है, दृष्ट, आप्त और अनुमान। बैटरी लो हो गई, 1 मिनट। देखो यहाँ पे, तो देखो तो जो वस्तु आप आसानी से देख सकते हो नेत्रों के द्वारा, अपने आईज के द्वारा, ठीक है, तो वहां पे आपको जो सामान्य वस्तु आप लोक में आसानी से देख सकते हो, उसके लिए चाहिए हमें प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है, यानी दृष्ट प्रमाण की। दूसरा है कि जिसे आप आंखों से देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका ज्ञान आप प्राप्त कर पा रहे हो, जहाँ पे आपकी जो इंद्रियां हैं इजिली पहुंच नहीं पा रही है, तो वहां पे आपको किस प्रमाण की जरूरत पड़ेगी? अनुमान प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। तीसरा कंडीशन है कि जहां पे आपकी इंद्रियां वगैरह जो है पहुंच भी नहीं पा रही है और अनुमान प्रमाण के द्वारा भी आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे परोक्ष वस्तु को देखने के लिए आपको शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए कि
दृष्टांत यानी जो सामान्य वस्तु है संसार में, जैसे घट पट मनुष्य या पंच महाभूत इत्यादि, ठीक है, या घट या कपड़े वगैरह या फोन वगैरह, ठीक है, ये क्या सामान्य वस्तु है, इसे आप इजिली से अपने इंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, दृष्ट प्रमाण को जो है सामान्य वस्तु को देखने में सहयोग होता है, हेल्पफुल होता है। अनुमान प्रमाण क्या होता है, जहाँ पे इंद्रिय आसानी से पहुंच ही नहीं सकती है, ठीक है, जैसे प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, पंचतन मात्राएं, ये सब क्या, इसको हम अनुमान प्रमाण के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तीसरा कि जहाँ पे अनुमान प्रमाण भी फेल हो जाता है, जहाँ पे अनुमान लगाना भी जो है संभव नहीं हो पाता है, ऐसे वस्तु विशेष को जानने के लिए हमें शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे स्वर्ग हो गया, मोक्ष हो गया, ठीक है, इन सबको जो है शब्द प्रमाण के माध्यम से ही जान सकते हैं। इसे जो हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं, नहीं अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। यानी जिस वस्तु विशेष को जो है अनुमान प्रमाण के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है, तो ऐसे वस्तु विशेष को जानने के लिए आगम प्रमाण की या शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। इसी चीज को कोटेशंस में यहाँ कहा गया है कि सामान्य वस्तु जो भी है संसार में, उसे जहाँ पे इजिली आपकी इंद्रिय पहुंच जाती है, ऐसे वस्तु को देखने के लिए हमें प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है। अगला कोटेशन है अति इंद्रियानाम प्रतीति अनुमानात, यानी जहाँ पे आपकी इंद्रिय इजिली पहुंच नहीं पा रही है, यानी इंद्रियों से बहुत दूर है, ऐसे वस्तु को देखने के लिए अनुमान प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। अगला कारिका है इसमें कि तस्मात् अपि च असिद्धम प्रोक्षम, यानी जो वस्तु परोक्ष है, जिसे अनुमान प्रमाण भी सिद्ध नहीं कर पा रहा है, ऐसे परोक्ष वस्तु को देखने के लिए आप्त गमात यानी आप्त प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात आप्त प्रमाण के द्वारा ही परोक्ष वस्तु को सिद्ध किया जा सकता है। जैसे स्वर्ग किसी ने नहीं देखा, नहीं मोक्ष के विषय में किसी ने देखा, तो ये क्या है, इसे हम शब्द प्रमाण के द्वारा वेदों में जो कहा गया उसको ही आधार बनाकर आप इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप सभी से है कि इसमें तस्मात् शब्द जो दिया गया है किसके लिए है, और तस्मात् शब्द ये भी बताएंगे कि ये पुल्लिंग है, इसका मूल प्रातिपदिक क्या है। प्रश्न है हाँ सुजाता बताओ, तस्मात् शब्द किसके लिए है, ये पर आपसे है। तस्मात् शब्द प्रमाण के लिए आया है शायद सर। अच्छा, प्रमाण के लिए, कौन से प्रमाण के लिए आया है? यहाँ तो तीनों अनुमान प्रमाण सर। अच्छा, अनुमान प्रमाण। आरती आपका क्या विचार है, सुजाता ने जो कहा सही है या कुछ? सर अनुमान प्रमाण के लिए ही है। अनुमान, ओके। मोनिका मुझे ये बताइए, जो तस्मात् शब्द जो है इसका मूल प्रातिपदिक क्या होगा, विभक्ति क्या है, वचन क्या है? हाँ मोनिका। जी सर। हाँ बताओ, तस्मात् शब्द का मूल प्रातिपदिक, प्रकृति प्रत्यय बताओ सब। मूल सर पंचमी का है ना, एक वचन। शब्द रूप बताओ किसका है, मूल प्रातिपदिक क्या होगा? तत् का है ना सर। तत् का स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? पुल्लिंग है सर। पुल्लिंग है। विभक्ति वचन क्या बताया आपने? पंचमी का एक वचन। पंचमी का एक वचन, बहुत बढ़िया मोनिका, ठीक है। तो यहाँ पे तस्मात् शब्द जो सर्वनाम है ये किसके लिए, अनुमान के लिए आए हैं, यानी अनुमानात, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी अनुमानात क्या ये नपुंसक लिंग के लिए भी यूज है तस्मात्। हाँ ये जो है पुल्लिंग के लिए भी है, नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो है नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया, अनुमानम, ठीक है। चलो तो ध्यान रखिएगा। देखिए जो कल हम लोगों ने चर्चा कर ही रहे थे कि अस्मद युष्मद और तत्सब के स्त्रीलिंग पुल्लिंग याद कर लीजिएगा, तो आपको जो है इजिली हो जाएगा। देखिए यानी इसमें क्या कहा गया है कि जहाँ पे तस्मात् अपि च सिद्धम, जहाँ पे अनुमान प्रमाण के द्वारा भी सिद्धि नहीं हो पा रही है, ऐसे परोक्ष वस्तुओं को देखने के लिए, सिद्ध करने के लिए आप्त गमात, आप्त प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, यानी शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। यानी इस कारिका में हमने ये जाना कि ये जो तीन प्रकार के प्रमाण है, इसका यूज कहाँ करें, किस प्रकार के वस्तु को देखने में, जानने में प्रयोग करें, तो इस कारिका में ये बताया गया है। और एग्जाम्पल भी याद रखेंगे कि दृष्ट वाला जो प्रमाण है इसको देखने के लिए कौन कौन सा होता है। अनुमान के लिए जैसे प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार इत्यादि को जो है अनुमान प्रमाण के द्वारा, स्वर्ग, मोक्ष इत्यादि या देवता विशेष भी आगम प्रमाण के द्वारा ही जानने योग्य है। इसमें जो है तीन प्रकार के प्रमाणों को जो है प्रयोग कब करना चाहिए ये कहा गया है। 8 बज गया है ना, आज आप लोग का पेपर 1 तो नहीं है ना?
नहीं है पेपर वन आज नहीं है। तो क्या हम लोग आधे घंटे और पढ़ सकते हैं? बस एक कारिका और, उसका हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। अब देखो जी सर। हाँ चलो, अब एक क्वेश्चन आप सभी से है कि मान लीजिए इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? मेरी आवाज नहीं आ रही है पढ़ना? तो आप एक बार क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? जी भी आवाज आ रही है। हाँ भी आ रही है अच्छे से आ रही है। हाँ अपर्णा एक बार जो ना आ रही है ना। देखो एक क्वेश्चन सभी से है कि कोई बहुत सारे वस्तुएं जो है इस संसार में है, लेकिन फिर भी आप उसे देख नहीं पा रहे हो, ठीक है? संसार में जो है वो वस्तु है लेकिन उसे देख नहीं पा रहे हो, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? बताओ सर। मैं बताओ? हाँ बताओ सुजाता। अति दूर होने से, सामीप्यात सामने होने से नहीं देख सकते, इंद्रिय घातात होने से नहीं देख सकते, सूक्ष्म होने से नहीं देख सकते, और समान अभिहारत होने से नहीं देख सकते हैं। अच्छा, चलो काफी अच्छा बताया। यानी इस संसार में ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, ठीक है? यानी जिसे आप जो है वो संसार में होते हुए भी आप उसे देख नहीं पाते हैं। इसके क्या क्या रीजंस, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें जो है कहा गया है कि संसार में वस्तु या कोई पदार्थ संसार में तो है, लेकिन कुछ कारण विशेष से आप इसे देख नहीं पा रहे हैं। जैसे पहला कारण है अति दूरात, जैसे ग्रह नक्षत्र, ठीक है? बहुत दूर है, जिसे जो है आप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं देख पा रहे हैं। संसार में तो है ग्रह नक्षत्र इत्यादि, ठीक है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण इसे देख नहीं पा रहे हैं। दूसरा कंडीशन है किसी वस्तु विशेष को बहुत नजदीक, आंखों के नजदीक लेके जाओगे तो देख नहीं पाओगे। देखो ये बच्चा कौन है? लगता है प्रभात है। देख रहे हो? किताब को जो है आंखों के करीब लेके चले जाओगे तो बिल्कुल नहीं देख पाओगे, बिल्कुल पढ़ नहीं पाओगे कि उसमें क्या लिखा गया है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है, आप इसे इजिली देख पाओगे। ये देखो आरती यहाँ पे किताबों को एकदम आंखों के करीब लेके गई है। ये क्या है? दूसरा कारण कि वस्तु को बहुत समीप लेके चले जाओगे ना तब भी दिखाई नहीं देगा। इसे आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हो, कर भी सकते हो। तो पहला कारण है जो वस्तु बहुत दूर हो, ठीक है, तब भी आप देख नहीं सकते। दूसरा कारण क्या है? वस्तु को बहुत नजदीक लेके आ जाओ तो वस्तु संसार में तो है, जैसे कोई किताब तो संसार में है, लेकिन बहुत नजदीक, आंखों के नजदीक लेके चले जाओगे तो दिखाई नहीं देगा उसमें क्या लिखा गया। तीसरा इंद्रिय घातात, आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो आपको संसार में बहुत सारे वस्तु होते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। आप इसे जो है याद कर लीजिएगा, अभी मैं पूछूंगा, ठीक है? और चौथा कारण क्या है? जो सब बच्चे कभी ना कभी अपने क्लास में उनका जो है मन कहीं और रहता है, ठीक है? क्या सुजल बाबू, ऐसा स्थिति आया है कि टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चा कहीं और खोया हुआ है? बहुत बार ना, देखो बहुत बार तो इधर उधर की बातें, यानी यदि आपका मन स्थिर नहीं भी होगा ना तब भी जो है सामने वाला कारण है ना, शकुंतला दुर्वासा ऋषि आते हैं तो उनको मन नहीं होता है। बिल्कुल वो अब जो है दुष्यंत जी के ख्यालों में रहते हैं। यहाँ जो है ध्यान रखना, अभी मैं पूछूंगा सारे प्रश्न इससे। अब देखो ये बच्चा है, ठीक है, अब बच्चे आकाश बाबू को ले लो। आकाश बाबू इतना शांत काहे है आज? भैया बाकी को मौका मिले बोलने के लिए, इसलिए। अच्छा हाँ संदीप बाबू देखिए इधर, मन स्थिर है ना? हाँ जी सर। हाँ देखो यहाँ क्या है, मनो अनवस्थानात, यदि मन स्थिर नहीं होगा, किसी के ख्यालों में खोए रहोगे, तब भी आपको सामने वाले जो टीचर है या कोई गाइड है या सुपरवाइजर है, ठीक है, कुछ बता रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा। यानी वस्तु विशेष सामने तो है लेकिन आपका ख्याल कहीं और है, मन कहीं और लगा हुआ है किसी में, तो आपको दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। तो चौथा कारण है मनोवस्थानात, यानी मन के स्थिर न होने से भी आप चीजों को जो है संसार में होते हुए भी आप देख नहीं पाओगे, ठीक है? शरीर से रहोगे लेकिन आत्मा से गायब रहोगे। अगला है पांचवा कि कोई वस्तु बहुत ही छोटा हो जाए, बहुत ही सूक्ष्म, जैसे बैक्टीरिया है, जहाँ आप बैठे हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, जैसे कोविड वायरस, ठीक है, संसार में तो है लेकिन बहुत सूक्ष्म होने के कारण आप उसे देख नहीं पा रहे नेत्रों से। तो ये क्या है? अगला जो कारण है सूक्ष्मयात, यानी सूक्ष्मता भी क्या है, वस्तु को जो है देखने में असक्षम हो जाते हैं, यदि वो वस्तु संसार में तो है लेकिन सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं दे पा रहा है। अगला कारण यहाँ पे बताया गया व्यवधानात, व्यवधान पड़ने के कारण। अब जैसे कि इस दीवार, एक बीच में दीवार आ गई, ठीक है, इसके पीछे क्या है
वस्तु तो संसार में है, ठीक है, पर्दे के पीछे वस्तु तो होगी, लेकिन क्या है इसके बीच में एक पर्दा आ गया, एक दीवार आ गया है, जिस वजह से आप उस दीवार के पार क्या है या क्या चल रहा है देख नहीं पा रहे। तो अगला कारण क्या है, व्यवधानात होने के कारण, किसी दो वस्तु के बीच में कोई तीसरी वस्तु आ जाए, ठीक है। अब इसका मतलब लव ट्रायंगल मत समझना, ठीक है। इसमें यानी दो वस्तु के बीच में जो है कोई एक वस्तु, कोई दूसरी वस्तु आके पीछे वाली या सामने वाली वस्तु विशेष को छिपा दे, ठीक है, व्यवधान उत्पन्न कर दे, इस वजह से भी किसी वस्तु विशेष को आप देख नहीं पाते हो, ठीक है। तो पहला हमने देखा अति दूरात, दूसरा हमने देखा समीपयात यानी बहुत ज्यादा समीप हो, तीसरा है इंद्रिय घातात, चौथा मनोवथनात, पांचवा जो है पांचवा है सूक्ष्मयात यानी बहुत सूक्ष्म, छठा है व्यवधानात, दो व्यवधान उत्पन्न हो जाए दो वस्तु के बीच में, सातवां है अभिभावात, हाँ यानी एक वस्तु क्या करती है दूसरी वस्तु को छिपा लेती है। जैसे सूर्योदय होता है, ठीक है, तो तारे सितारे जो होते हैं, ठीक है, चांद इत्यादि छिप जाते हैं, यानी एक दूसरे को दबा देते, छिपा देते हैं। तो अभिभावात भी क्या है, वस्तु विशेष को होने पर भी उस वस्तु को दिखाई नहीं देता, अर्थात अभिभावात भी एक कारण होता है, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने आप में निहित कर लेना, छिपा लेना, ठीक है, ये भी प्रैक्टिकली है, देख सकते हो। और अगला क्या है, हाँ तो अभिभावात का कारण हो जाएगा ना, बिल्कुल जो ग्रहण पड़ता है, हाँ बिल्कुल, छिपा देता है सूर्य को, पृथ्वी को, ठीक है। और अगला है समान अभिहारात, दो समान तत्वों को, दो एक समान नेचर वाले, दो समान प्रकृति वाले वस्तु को अगर आपस में मिला देंगे तभी आप वो वस्तु को बता नहीं सकते उसमें वो वस्तु है कि नहीं। जैसे दूध और पानी को मिला दो, ठीक है, चीनी और शरबत, चीनी और पानी का मिश्रण, शरबत को देख लो, ठीक है, यानी जब तक उसे टेस्ट नहीं करोगे, आप कोई बच्चा कह देगा नहीं से हम टेस्ट करके बता देंगे इसमें चीनी है या नहीं, लेकिन हमें नेत्रों से देखना है, इसमें जो है जीवा का कोई प्रयोग नहीं करना है, तो आप इजिली बता नहीं सकते हो कि वो जो शरबत है नमक का है या चीनी का है। तो अगला जो कारण बनता है कि समान अभिहारात, दो समान वस्तुओं को मिला देने से भी उनमें से प्रत्येक वस्तु दिखाई नहीं देता, यद्यपि दोनों वस्तु उसमें मिला रहता है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, तो दूध तो हमें दिखाई दे देता है, लेकिन पानी हम बता नहीं सकते कितना पानी उसमें मिला हुआ है। यानी दो समान नेचर वाले वस्तु को आपस में मिला देने से भी वस्तु के होने पर भी हमें वस्तु विशेष दिखाई नहीं देता है। ये जो है 8 प्रकार के जो है कारण है, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि वो वस्तु विशेष में संसार में तो है, लेकिन इन 8 कारणों में से कोई एक कारण के कारण जो है उस वस्तु विशेष को आप देख नहीं पा रहे हैं, ज्ञान नहीं हो पा रहा है। चलिए इसमें से मैं बारी बारी से पूछूंगा। पूजा आप बताइए सर। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे ये रीजन तो समझ में आ गए कि इस हाँ। वजह से में सर, ये रीजन है किसके, मतलब जो हम चीज प्रत्यक्ष प्रमाण से हम नहीं कर पाते उसके है या जो अनुमान प्रमाण से हम सिद्ध करते हैं? इसमें है कि वस्तु इस संसार में है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से देखने योग्य है, लेकिन किन किन कारणों से आप उस वस्तु विशेष को देख नहीं पा रहे हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। वैसे ही इस संसार में बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारे वस्तुओं का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके आधार पे आप उस वस्तु विशेष के ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो ये इसका विषय वस्तु है। यानी वस्तु के होने पर भी उसके अनुपलब्धि का कारण क्या है, वस्तु के होने पर भी उसका ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसके पीछे रीजन क्या है, ये आपका टॉपिक है। इसमें 8 रीजन है। यदि वस्तु बहुत दूर है उसका आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे, वस्तु बहुत नजदीक आ जाए तभी आप उसको इजिली पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, ऐसे 8 कारण बताए गए। चलिए डिम्पल, मतलब वस्तु विशेष के कारण? हाँ, वस्तु विशेष के विषय में कहा गया है कि वस्तु संसार में है, प्रेजेंट तो है, लेकिन उससे हम जान नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं सर। और ये च जो है आखिरी में, च का जो है अलग अलग राइटर्स ने जो है इसे बहुत सारे अलग अलग व्याख्या किया है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए इसकी चर्चा मैंने की नहीं, ठीक है। बस ये हाँ 8 कारण जो याद रखना कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अब ये बताइए किसे याद हो गया 8 कारण? जी सर याद है 8 कारण। अच्छा याद है जी सर। संगीता ने बोला, सुजाता ने बोला, और किसी मुझे भी याद हो गया, सुजल बाबू को याद हो गया, विशाल भैया मुझे भी हो गए सर, नितिन बाबू हाँ जी भैया याद है। चलो ईला बताओ, कोई 4 कारण बताओ। बताओ ईला। अति दूरात, अति
समीप्यात् इंद्रियघातात्। और चौथा, मन स्थिर नहीं है, मनोअवस्थना। बोला नहीं आ रहा है। अच्छा, बोलो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप सही बता रहे। चलो अपर्णा, बाकी के जो 4 हैं, ठीक है, जैसा कि इला ने बताया, उन चारों के अलावा और कौन से कारण हो सकते हैं? सूक्ष्म होना, व्यवधान होना, अभिभूत होना, और समान वस्तु में चीजों का ना पता चलना, वस्तुओं का। चलो हिंदी आप समझ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ तो हिंदी तो देगा नहीं एग्जामिनर, उनको तो ये नहीं पता होगा पढ़ने एग्जाम। संस्कृत में हिंदी नहीं, संस्कृत अभी याद नहीं हुई। तो बच्चा याद करना पड़ेगा, क्या कि एग्जामिनर तो जानता नहीं है क्या पढ़ना है, तो पढ़ना संस्कृत वर्ड याद करके नहीं आए तो हिंदी में देगा नहीं। तो संस्कृत शब्दशः याद कर लीजिए, अक्षरशः याद कर लीजिए सभी से, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, जो अभी हम लोगों ने देखा। कल हम लोग देखेंगे कि इन 8 कारणों में से ऐसा कौन सा कारण है जिसके आधार पर हम मूल प्रकृति को, जो मूल कारण है जिससे सारा बुद्धि से लेकर पंच महाभूत इत्यादि उत्पन्न हुए हैं, उसे हम किस कारण से देख नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो वही 8 कारणों में से जो है ना, सूक्ष्मता, ठीक है, सूक्ष्मयात यानी सूक्ष्मता के आधार पर जो है मूल प्रकृति को देख नहीं पाते। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। इसमें देखेंगे 8वीं कारिका, 9वीं कारिका। 9वीं कारिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कल यानी कि भी अच्छा, कल तो संडे है ना, चलो कल यानी कि बृहस्पति को ना। हाँ, बृहस्पतिवार को, मंडे को तो हम लोग तो वो पढ़ेंगे लिटरेचर, ठीक है। परसों यानी जो साहित्य पढ़ेंगे, सत्य कार्यवाद के सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद जो है यानी आने वाली कारिका जब 15 कारिका तक आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है विषय वस्तु थोड़ा सा क्लिष्ट आएगी आप लोग को। सर मंडे को साहित्य में क्या पढ़ेंगे? अश्वघोष के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो है बुद्ध चरितम, ठीक है, जो पहला लिटरेचर है ना उसमें सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग। भैया कल क्लास नहीं होगी? नहीं, कल तो संडे, हाँ कल छुट्टी है, लेकिन मैं आप लोग को आधे घंटे के लिए, ठीक है, डिस्कशन कुछ करना है आप लोगों से। मैं पूछूंगा आप लोग से कि आप लोगों ने क्या किया है 2 से 3 दिन में। तो हर संडे आप लोग के साथ मेरी मीटिंग होगी आधे घंटे की, ठीक है, जिसमें मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया पूरे हफ्ते, ठीक है, क्या किसका क्या प्रोग्रेस रहा, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी कल जो है इसी टाइम पे सभी, उम्मीद है कि सभी फ्री होंगे कल शाम में 7 बजे। सभी फ्री हैं? जी सर। जी सर। तो कहीं जाना तो नहीं है? चलो, तो कल जो है सिर्फ आधे घंटे की मीटिंग होगी। अभी डिसाइड नहीं है। अच्छा, आरती को कहीं जाना भी है? सर अभी कंफर्म नहीं है ना, मेरा भी सर। तो शाम को हो नहीं पाता, कभी बाहर भी चले जाते हैं इसलिए। अच्छा, तो ऐसा कर लो, सुबह कर लो। सर कोशिश करेंगे। जी सर, सुबह प्रॉब्लम नहीं है, सुबह कर लीजिए आप। चलो ऐसा कर लो, सुबह मॉर्निंग में। ऐसा कर लो, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब बोलिए तब। अरे सुजल बाबू, मुझे भी सोने दोगे? बताओ। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग इस पर टॉपिक पर बात करेंगे। कितने? हाँ अभी आ रहे हैं, इस टॉपिक पे आएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो आज हम लोग पढ़ा है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कल देख ही लिए थे। दिख रहा है स्क्रीन आप लोग को? चलो, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अभी नहीं दिख रहा है भैया। नहीं दिख रही है? ओके, ज्यादा नहीं, बस मुझे 10 मिनट और दे दीजिए। नहीं दिखनी चाहिए आप लोग को, तो स्क्रीन तो यहाँ पे शेयर हो रहा है। एक मिनट में देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का समय आया तो बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं। सर नहीं दिख रहे हैं। नहीं शो हो रही भैया। अच्छा अच्छा, रुको, अब हो गया।
नहीं शो हो रही। हाँ मैं दिखा रहा हूँ। नहीं सो रही है। हो गया 2 मिनट दो मुझे, इधर थोड़ा सा वाईफाई का कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है। 1 मिनट, बस 2 मिनट दो मुझे। कभी कभी जो है ना ऑनलाइन क्लास में ना नेटवर्क इशू बहुत करता है। चलो अब सो रही है जी। हाँ चलो देखो यहाँ जी पे। भैया। चलो पहला क्वेश्चन है आप सभी से। हाँ भैया। एक मिनट। हाँ आकाश बाबू, पहला क्वेश्चन आपसे है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? हाँ, एक मिनट, जिससे पूछा जा रहा है ना वो बताइएगा। सबको मौका आएगा। एक्सक्यूज मी, सबको मौका आएगा। क्वेश्चंस बहुत है, ठीक है। हाँ आकाश बाबू बताइए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा? भैया प्रकृति और विकृति जो होते हैं वो 7 होते हैं, सप्त होगा। सप्त, ओके वेरी गुड आकाश। अगला नंबर है अपर्णा। हाँ अपर्णा बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा यहाँ पे? बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा जहां से साउंड आ रहा है। किसी का म्यूट कर लो जिससे साउंड आ रहा है। हाँ आप लोग म्यूट कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर अपर्णा, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा यहाँ पे? अपर्णा, शायद इसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ आरती बताओ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या आएगा? सर यहाँ आएगा षोडकस, जो विकार है। हाँ बहुत बढ़िया। हेलो विकार है। हाँ पढ़ना बताओ इधर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? भैया सेकंड ऑप्शन। ओके ये वाला बताओ यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ क्या आएगा? ना प्रकृति ना विकृति। भैया मैं बताऊं भैया? अरे हाँ अच्छा फोर्थ। चलो आरती बताओ क्या? अरे पुरुष आएगा पूरी, मतलब कारिका यही है। हाँ प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृत है शब्दः षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। बहुत बढ़िया। अपर्णा ध्यान रखो क्लास में, ठीक है। यहाँ पुरुष आएगा, यहाँ षोडश आएगा। भैया थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है ना, तो आज की क्लास में भी थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। यानी इस हिसाब से सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसमें आएगा। चलो बहुत बढ़िया। भूमिदत्त जी सर। हाँ बताओ, इसमें जो है पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा यहाँ पे? दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम दृष्टम। चलो बहुत बढ़िया। दीपिका यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा? सर त्रिविधम, 3 प्रमाण। कौन सा सर? दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन। बहुत बढ़िया। हेमंती बेन ये बताओ, जो पहला है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा? पहला प्रति विषय अध्यावसाय दृष्टम। बहुत बढ़िया। इला बताओ। त्रिविधम। बस बहुत बढ़िया। हाँ अगला फिल इन द ब्लैंक्स इला बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? हाँ इला त्रिविधम। बहुत बढ़िया। कामनी बताओ, यहाँ पे क्या होगा? तत्लिंग लिंग पूर्वकम। यहाँ क्या आएगा कामनी? आप्तवचन। यहाँ आप्तवचन आएगा, ध्यान से देखो। तत्लिंग लिंगी पूर्वकम इति। हाँ कामनी लिंग लिंगी का संबंध किस प्रमाण के अंतर्गत है? हाँ मोनिका आप बताओगे? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा? सर मुझे पूछ रहे हो? हाँ आपसे पूछ रहा है ये वाला प्रश्न। यहाँ पे सर इसमें तल्लिंगी लिंगी पूर्वकम अनुमान।
अनुमान, बहुत बढ़िया। निहारिका बताओ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा? आगम। आगम या आप श्रुति? आप श्रुति हो, आगम हो, सब एक ही, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नितिन बाबू। जी भैया। हाँ, पहला जो है इसमें क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स? सामान्य ऑप्शन यहाँ पे देख दृष्ट इंद्रिय नाम। दृष्टात, बहुत बढ़िया। डिम्पल बताओ, ये सेकंड वाला जो है यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, पूजा बताओ। नहीं पता भैया। ऐसे कैसे डिम्पल? भैया मैं बनाऊं? रुको। हाँ डिम्पल, क्या बात है? ये क्यों नहीं हो सकता? अति इंद्रिया नाम प्रतीति, जो अति इंद्रियों के द्वारा जो प्रतीति कराने में जो सक्षम है वो कौन सा प्रमाण है? देखो प्रमाण सर। डिम्पल, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? कि नहीं पता, नहीं जानती, ऐसा नहीं। क्लास में यदि ध्यान से फोकस करके देखोगे तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है ना? ध्यान रखना। ठीक है भैया। हाँ चलो, प्रभात बाबू क्या विचार है आपका? ऑप्शन 3 नीचे देख सकते हो। बताओ। हाँ प्रभात बाबू। अनुमानात तस्मात् अपि च सिद्धम परोक्ष। बस एक ही बताना है, अनुमानात, बहुत बढ़िया। तो डिम्पल याद रखना, अतीन्द्रिय नाम प्रतीति अनुमानात, ठीक है? चलो संगीता बताओ, यहाँ पर क्या होगा? सर इसमें आएगा अपि च सिद्धम परोक्षम आप्तागमात सिद्धम। बहुत सुंदर। चलो अब एक क्वेश्चन है संदीप बाबू से, तस्मात् शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? हाँ संदीप बाबू। हाँ जी सर। हाँ बताइए, तस्मात् शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? सर अनुमान के लिए। तो क्या शब्द बनेगा इसमें? अनुमानात। अनुमानात सर। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है सुजल आपसे। चलो इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा कारण नहीं हो सकता? एक मिनट छोटा कर दो। रुको मेरा क्लियर पूरा नहीं दिखा, एक मिनट जूम कर लेना, जूम कर लेना। हाँ आ गया। देखो इसमें जो है ना, हाँ बिल्कुल। देखो इसमें कौन सा कारण नहीं है, ठीक है? अति स्थूला तो नहीं होगा क्या? हाँ। तो ये एक तो ये अति स्थूलात हो गया, और बाकी इसमें 3 3 6 बाकी तो 8 है ही, ठीक है? बस ये वाला नहीं है समाधान। हाँ करे। हाँ ठीक है, यानी इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा बाकी कारण तो सब है, एक सिर्फ एक अति स्थूलात में तो। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी कौन बच गए हैं? ठीक है सुजाता, विशाल, हाँ चलो बताओ सुजाता, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स, अच्छा तो अभी मैंने बताया ही नहीं। चलो बताओगे सुजाता? अभी इस पे चर्चा नहीं हुई है। अति दूरत, इस पे अति दूरत होगा। अति दूरत नहीं। हाँ सामीप्यात होगा। नहीं सामीप्यात। हाँ ये वाला होगा, ये प्रकृति को जो है सूक्ष्म होगा सर। हाँ प्रकृति या मूल प्रकृति, इसको हम, ये बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए हम इसे प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं, ठीक है? चलो आगे की कारिका जो है हम लोग गुरुवार को पढ़ेंगे, और संडे को छुट्टी है। बस आप लोग कोशिश कीजिएगा, यदि सभी एग्री हैं 7 बजे से आधे घंटे की मीटिंग होगी, जिसमें आप लोगों का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, उसमें आप लोगों ने क्या किया, ये 2-3 दिनों में जो क्लास हुई, संडे में आपने क्या पढ़ा, ठीक है? उसका वो डिस्कशन होगा, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट। 7 बजे से होगी या फिर 7 बजे, मतलब ठीक है ना? 7 बजे मॉर्निंग। जी भैया। एक टाइमिंग डिसाइड कर दीजिए, सुबह या शाम है। मेरी बात सुनो, सही है। जो क्लास जैसे चलती है ना, उसी टाइम पे शाम में 7 बजे, ठीक है? बातें तो सुनना है, मैं आपसे बस 2 लाइन पूछूंगा, मुझे पता चल जाएगा आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो,
ठीक है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर झूठ बोलोगे तो मैं तुरंत में एक क्वेश्चन पूछ लूंगा जो आपने अभी तक पढ़ा है ये दो दिनों में या फिर डेमो क्लास में जो लिया है, ठीक है। तो पढ़ लेना कल जो पढ़ाया और आज जो पढ़ाया या फिर डेमो क्लास में जो डिस्कशन हुआ हो, ठीक है। चीजों को रिवाइज करके ही सोना। आज कल शाम में 7 बजे आधे घंटे की मीटिंग होगी। जिस बच्चे से जो प्रश्न पूछ लिया जाएगा वो बच्चे लेफ्ट करके जा सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आधे घंटे तक उनको वेट करना है। जैसे जैसे जिनके बारे में पूछ लिया जाएगा वो लेफ्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल 7 से 7:30 आप लोग का जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट से संबंधित जो है ना एक तरह का मीटिंग होगा। पूछूंगा मैं कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, और ये चीज हर संडे टू संडे होगा। और अपकमिंग संडे में जो आपने पूरे हफ्ते जो पढ़ा होगा चाहे पेपर 1 में या पेपर 2 में, उसका एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप घर पे जाके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। और जिस दिन मुझे लग जाएगा कि आप लोग की तरफ से मेहनत नहीं हो रहा है उस बच्चे की छुट्टी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मेहनत करो। और आकाश, आपके बैच में जो 1-2 बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको ये सूचना पहुंचा देना, ठीक है। भैया आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, नेटवर्क इश्यूज ना। हाँ रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। और दूसरी बात कोशिश करेंगे